नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इंस्पायरिंग स्टोरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जिस तरह हमने आपको इंस्पायरिंग स्टोरीज़ में कई सारे लोगों के बारे में दिखाया था, कई सारे नए उभरते कलाकारों और कई बच्चों को हमने दिखाया था जो अपने खूबियों को दर्शाया और अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम हासिल किया। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं अंडमान से यूपीएससी क्रैक किए हुए जौहरा जी, जिनसे हम जानने चाहेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। जौहरा जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। Sir, thank you for inviting me and taking out your time for me. Thank you, sir. मैम, फर्श से अर्श तक का ये उड़ान कैसा था मैम? कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, चैलेंजिंग तो आप बोल सकते हो कि वेरियस स्टेजेस में अलग अलग चैलेंजेस आए थे। जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मैं काफ़ी एवरेज सी स्टूडेंट थी टिल माय 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद जो हार्ड वर्क करना मैंने पहली बार सीखा, तो वो भी एक चैलेंज इन इटसेल्फ था कि एक बच्ची है जो हार्ड वर्क करके पहली बार क्लास में एक फर्स्ट पोजीशन हासिल करना, वो 10 ईयर की बच्ची के लिए चैलेंज था। फिर जब मुझे इंजीनियरिंग का सीट मिला था, तो उस वक्त वो 18 ईयर ओल्ड बच्ची के लिए वो चैलेंज था कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के एक स्ट्रेंज सी जगह पे जाए जहाँ पे वो लैंग्वेज भी नहीं समझती, और वहाँ पे जाके अपने आप को एडजस्ट करे अमंग द टॉपर्स और उनके साथ compete करे। तो 18 इयर्स के लिए लड़की के लिए वो चैलेंजिंग था। और फिर जब मैंने यूपीएससी की परीक्षा लिखने का जब प्रयास करने लगी मैं, तो उसमें भी ये जर्नी जो थोड़ी लंबी रह गई मेरी, काफ़ी फेलियर्स का सामना करना पड़ा मुझे, वो भी पहले ही स्टेज में, तो वो भी चैलेंजिंग था। तो बट आई बिलीव कि लाइफ तो चैलेंजिंग होता ही है और आप चैलेंजेस से ही बेटर सीखते हो। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ चैलेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मैं एक स्टेबल और अच्छी पर्सनालिटी बन पाई। मैम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी मैम? आपने बताया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो स्कूल के समय में आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम तक आप पहुँचोगे? सर, स्कूल के टाइम पे टिल 5th स्टैंडर्ड में बहुत ही एवरेज थी, बट 5th स्टैंडर्ड से मैं अच्छा करने लगी थी। पर जहन में कभी स्कूल में ऐसा विचार आया नहीं था कि मैं यूपीएससी करूँगी, कभी ऐसे प्लानिंग नहीं किया था। मैं बहुत ही कैजुअल रहती थी अपने लाइफ और करियर के प्रति। मैं रोज़ हर महीने अपना एम्बिशन बदलती रहती थी, तो उस वक्त काफ़ी लाइटली लिया था। बट एक चीज़ तो ज़रूर घर से और टीचर्स के तरफ से भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी थे। वो हमेशा मुझे पुश करते थे और मोटिवेट करते थे कि कुछ अच्छा करना है, यू हैव द पोटेंशियल। तो आई थिंक वो एक फाउंडेशनल बिलीफ मेरे अंदर भी था कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं यूपीएससी अपने जॉब क्विट करके यूपीएससी का एग्ज़ाम परस्यू करूँगी। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था मैम? स्कूलिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टिल 12th स्टैंडर्ड मैंने उम्मत पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से किया है। और फिर मैंने जॉब का भी एक्सपोजर लिया है फॉर 2.5 ईयर्स। मैम, आप अंडमान की बेटी है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसा आपने कहा कि आपने आंध्रा में अपनी कॉलेजिंग की है, तो ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम था उसके बावजूद भी आपने वहाँ पे भी अपना बेस्ट दिया है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ मैम? जब मैं पहले गई थी सर, तो बहुत शॉक्ड रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहती थी। फिर मैंने अडेप्ट करना सीखा। मैं क्या करती थी कि वहाँ पे जो कॉलेज में यूज़ होने वाले फ्रीक्वेंट टर्म्स है जो मेरे स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे रीडिंग राइटिंग हो गया, जो कॉमन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़फुल है, वो वर्ड्स मैंने अच्छे से सीख लिए थे। और मैं कांस्टेंट टच में रहती थी अपने जो लोकल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प करी है लैंग्वेज सीखने में और एट होम फील करवाने में। बट थोड़ा तो चैलेंजिंग था, रिसोर्स की भी कंस्ट्रेंट्स काफ़ी फेस किया है, बट एक नया लैंग्वेज सीख के निकली हूँ मैं, सो दैट इज़ अ गुड आउटकम। मैम, जब आप कॉलेज कर रहे थे तो उस वक्त क्या आपके जहन में था कि मुझे यूपीएससी लिखना है, या ये जहन में कैसे आया, या आपको किसने मोटिवेट किया इसके लिए?
जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, इवन जब मैं वर्क भी कर रही थी, तब भी मेरे ज़हन में ये था नहीं कि मुझे यूपीएससी परस्यू करना है। यूपीएससी में आप बोल सकते हो, अगर मैं बहुत ही कैंडिडली आपको बताऊँ, ये बहुत ही एक्सीडेंटल फॉल था। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये करना है, बट मैंने बहुत अच्छी चीज़ें अब रिसेंटली पढ़ी और ये मैं बिलीव भी करती हूँ। नॉट एवरी डिसीजन दैट यू टेक माइट बी द राइट डिसीजन, बट यू मेक द डिसीजन राइट टेकन बाय यू। तो मेरे केस में भी अप्लाई होता है। हो सकता है कि मैंने लेट शुरू किया, मैं एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, तो शायद मुझे इनिशियल हिकअप्स आए, लेकिन मैं इसमें लगी रहती थी कि मुझे ये जो डिसीजन मैंने लिया है, आई हैव टू मेक इट राइट। तो इसके चक्कर में मैंने आखिरी तक कभी छोड़ा नहीं। हालांकि जो इनिशियल मोटिवेशन और पुश आप बोल सकते हो, ये कोई प्लान था नहीं, मैंने ऐसे ऐसे ही सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बट जब मैं डीप गई इसमें, जब मैंने सिलेबस भी देखा, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी नॉवल प्रोफेशन है। यहाँ पे आप सब कुछ फुलफ़िल कर सकते हो, अपने करियर के एस्पिरेशंस, अलॉन्ग विद इट आप बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हो इन सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग। तो मुझे काफ़ी विन विन सिचुएशन लगा और मैं काफ़ी अच्छे से इसको आगे अटेम्प्ट्स में काफ़ी सीरियसली परस्यू भी करने लगी। जब आप स्कूल और कॉलेज में थे, उसके बाद जब आपने यूपीएससी के लिए जब आप तैयारी कर रही थी, तो ऐसा नहीं लगा मैम कि आप एक अंडमान जैसे बैकवर्ड एरिया से हो, जहाँ पे मतलब इस तरह की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? तो उस वक्त आपको कैसा लगा था कि क्या कुछ मुश्किलात आई थी आपके सामने इस तरह की? सर, अंडमान का जो वो बैरियर था, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं अंडमान से हूँ तो पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बैरियर ब्रेक हुआ जब मैंने अपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया और मैं एक अच्छे स्तर पे प्लेसमेंट लेके वहाँ से निकली। तो वो बैरियर टूट गया था कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि इवन आई एम फ्रॉम अंडमान, बट मेरा बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ के बच्चे, जितना मैं समझ पाती हूँ, इवन मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे बैचमेट्स रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे पढ़ाई में काफ़ी मेहनती भी रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ साल पहले तक आई एग्री, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लिमिटेशंस तो थी यहाँ पे। जैसे कि मैंने जब अंडमान से प्रिपेयर करने की कोशिश करी, तो मुझे रिसोर्सेज की कमी लग रही थी, न्यूज़पेपर्स यहाँ पे प्रॉपर्ली उसकी कमी लग रही थी, इंटरनेट की कमी लग रही थी। पर अभी फॉर्चुनेटली वो 2-3 साल से मैं एक बहुत चेंज सिनारियो देख रही हूँ, जहाँ पे इंटरनेट फास्ट हो गया है और आपको अब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो अभी अगर आप अंडमान में रह के भी प्रिपेयर करोगे, तो मुझे लगता है कि वो वर्कआउट कर सकता है। मैम, जिस तरह से अंडमान में एजुकेशन की जो स्थिति है, जो स्तर है, वो काफ़ी गिर चुका है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या और अंडमान के बच्चे इस हालात में जिस स्तर में अभी एजुकेशन है, उस स्तर को और ऊंचा करके यहाँ से भी और भी लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख सकते हैं क्या, जिस तरह से अभी यहाँ का माहौल है? मैं काफ़ी करंट अफेयर से अवेयर रहती हूँ। तो अंडमान का जो एजुकेशन स्टेटस आपने बताया, तो वो हम नेशनल एवरेज से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप देखो तो। बट मुझे प्रॉब्लम एटीट्यूड में ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं और जो इकोसिस्टम है, वो एज सच है कि आप ज़्यादा एस्पिरेशंस और ड्रीम्स आपके बड़े नहीं होते। कभी कभार ऐसा देखा जाता है, आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करते हो, आप सोचते हो कि आप खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो अपने आप को, एक बाउंड्री और एक बार अपने लिए खुद ही सेट कर लेते हो। पर अगर आप वो ना करके, अगर आप भी ऊंचा सोचोगे, आप भी एक हाई एम रखोगे, तो मेहनत की कमी और रिसोर्सेज की कमी अभी तो अंडमान में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टैलेंट अंडमान में भी काफ़ी ज़्यादा है। अंडमान और बाहर का जो कॉम्पिटिटिव स्पेस का कॉन्ट्रास्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो वो काफ़ी वाइड है। अंडमान में कंपटीशन हम देखते हैं थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन एज सच भी थोड़ा लिमिटेड है। अलॉन्ग विद इट आप देखते हो कि वो कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो कल्चर होता है वो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे मोस्टली स्कूल की पढ़ाई करते हैं और आके अपना टाइम थोड़ा होमवर्क एंड ऑल सच एक्टिविटीज़ में देते हैं। बट वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिगरस पढ़ाई और जो माइंडसेट चाहिए होता है, वो थोड़ा मिसिंग है।
पर अभी क्योंकि बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेस में जा रहे हैं, आइलैंड के बच्चे नीट, हमने देखा है बहुत बच्चे आ रहे हैं जो नीट स्पेस में आईआईटी जेईई में अच्छा कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि ये सिनारियो जो है बहुत जल्द चेंज होगा। बाहर पे अगर हम बाहर का देखें तो बच्चे और अलॉन्ग विद दैट पेरेंट्स, उनके पास एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है। कॉम्पिटिटिव जो कोचिंग वगैरह भी उनके पास अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके पास, ऐसे दे आर इन कॉन्टैक्ट विद सच पीपल जिन्होंने ये पहले कर लिया होता है, तो उनका भी गाइडेंस, उनके पास प्रॉपर मेंटर होते हैं, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स काफ़ी अवेयर होते हैं, पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं करते बच्चों को। तो ये सब जो है अगर आइलैंड्स में भी एम्यूलेट हो तो आई फील आइलैंड के बच्चे भी अच्छा करेंगे। अब क्योंकि हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि आइलैंड के बच्चे भी नेशन लेवल में अभी नीट में और आईआईटी जेईई में compete कर रहे हैं, और इन फ्यूचर शायद यूपीएससी में भी करें। मैम आप जब बाहर थे, कॉलेज में थे, और आप जब यूपीएससी का कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो परिवार से आपका कैसा सहयोग मिला था आपको? अगर परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद है कि मैं ये अटेम्प्ट बार बार दे भी नहीं पाती, और ऐसा भी होता कि मैं शायद ये क्विट भी कर चुकी होती बहुत पहले। तो मेरे अंदर जो भी पॉजिटिविटी आई है, जो मेरे अंदर वो विल पावर है कि नहीं, मैं फिर से शुरू करूँगी, मैं फिर से दूँगी, तो वो विल पावर मुझे मेरी फैमिली ने दिया है, उन्होंने ही सपोर्ट किया है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती आज। कितना रैंक हासिल किए थे मैम आपने? मेरा 469th रैंक आया था जी। तो कैसा लग रहा है अब इस माहौल में आकर? अब आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस बधाइयाँ देने के लिए आते हैं आपको डेली? जी, आते हैं लोग। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं बच्चों से मिलती हूँ। मैं स्कूल भी गई थी रिसेंटली, तो वहाँ पे जब छोटे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और ये बोलते हैं कि मैम वी वांट टू प्रिपेयर एज़ वेल, हमें भी प्रिपरेशन करना है, आप बताइए कि हम अभी से शुरू कर दें क्या प्रिपरेशन? मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबका ब्लेसिंग और सबका जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं, वो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैम ये पूरे सफ़र में अगर आप किसी एक बंदे को थैंक्स बोलना चाहोगे तो वो कौन हो सकता है? एक बंदे का कंट्रीब्यूशन नहीं है सर, अगर किसी एक बंदे को आप थैंक्स बोलना है तो कौन हो सकता है वो? ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स, माय फैमिली, और मेरे मेंटर्स भी रहे हैं जिन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया है। मेंटर्स और मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स भी रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, उन्होंने भी मुझे गाइड किया है। तो ये बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा है। इनफैक्ट जो मेरा छोटा सा नेफ्यू है 5 ईयर ओल्ड का, उसने भी मेरे इस जर्नी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं इन सबको एक पर्सन को मैं पिक नहीं कर सकती सर। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने अपने एक क्लासमेट या बैचमेट का नाम लिया था कि उनको तैयारी करता हुआ आपने देखा था। तो उसके बाद आपने उनको देखने के बाद आपने तैयारी शुरू की और आप एक मुकाम तक पहुंच गए। क्या उनसे आपकी बात हुई है? जी, उन्होंने मुझे विश किया था, उन्होंने अपना जो बेस्ट विशेस पास ऑन किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे भी दोबारा कनेक्ट करके। जैसे कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप, जो इनिशियल स्टेप और जो इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स दिस एग्ज़ाम उन्हीं की वजह से आई कुड डू। तो आई एम थैंकफुल फॉर हर। वो अभी क्या कर रहे हैं मैम? वो भी अच्छा सेटल्ड है, वो कॉर्पोरेट में काम करती है। मेरी इतनी बात नहीं होती, बट शी हैज़ डन हर मैनेजमेंट फ्रॉम अ वेरी गुड IIM इंस्टीट्यूट एंड शी इज़ करेंटली वर्किंग। मैम आज के जनरेशन के बच्चे जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं और अपने आप को अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को एज ए बच्चों का लीडर आपको बोल सकते हैं अभी, तो क्या कहना चाहेंगे मैम ऐसे बच्चों को जो अपने आप को ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? एक मैसेज दीजिए उनके लिए। जो आपने ये बिहेवियर बताया, जो ड्रग अब्यूज़ है या सब्सटेंस अब्यूज़ है, अल्कोहलिज्म है, दिस इज़ जस्ट अ सिम्टम। इसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेटिव बिहेवियर बोलते हैं। ये एक सिम्टम है, इसके अंडरलाइंग रीज़न बहुत हो सकते हैं और वो एक रीज़न को आप पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते। मे बी हो सकता है कि बच्चा प्रॉपरली सिचुएशन को या सोसाइटी से डील नहीं कर पा रहा हो, मे बी उसके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उसके लाइफ में प्रॉपरली ना रहा हो, उसका फ्रेंड सर्कल एज सच हो जो वो ऐसे इन्फ्लुएंसेस में आ रहा हो। तो इन
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी को होलिस्टिकली एफर्ट्स लेने चाहिए, बी इट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। घर में भी बच्चे सीखते हैं, घर से ही बच्चे पहले सीखते हैं, तो जो वैल्यूज़ आप दे रहे हो अपने बच्चे को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब सोसाइटी में जाते हो, जो आप पेयर्स को देखते हो, आप अपने रिलेटिव्स को देखते हो या आप अपने रोल मॉडल्स को देखते हो। बच्चे आजकल गलत रोल मॉडल्स भी पिक कर लेते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एज सच टेक्नोलॉजी भी जो आप यूज़ कर रहे हो, तो इन सभी को आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर बहुत आती है कि आप अपने बच्चे को एज सच वैल्यूज़ बताइए, एज सच गाइड करिए कि वो इन सभी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करे और सही कंपनी पिक करे। ऐसा सोसाइटी में भी अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है और हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी काफ़ी ज़रूरत है, रिहैब सेंटर्स की, क्योंकि अगर कोई बच्चा जो जिसे पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, 15 ईयर ओल्ड है, उसको नहीं पता लाइफ के बारे में, ज़ीरो आइडिया है, तो उन बच्चों को रैदर दैन स्टिग्मेटाइज करने के बजाय अगर हम उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन दें और एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट हो, एनजीओ का भी सपोर्ट हो, तो हम इस प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं और बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन में स्टीयर कर सकते हैं। मैम, अब जो आपका चयन होने वाली है, अब इसमें आप किसको प्रेफर करते हैं, आईएएस या आईपीएस? सर मैंने तो अपना प्रेफरेंस डाला एज आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, बट अकॉर्डिंग टू माय रैंक डीओपीटी फाइनल डिसीजन लेगा कि कौन से सर्विसेज एलोकेट होंगे। उसमें मेरा इतना से अब नहीं है, तो जो भी रोल मेरे सामने आएगा आई विल गिव माय 100% एंड डू इट विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। तो अभी कॉल कब तक आने वाली है मैम? सर ये भी इतना सर्टेन है नहीं, हर साल वेरी करता है, बट रफली मे बी अराउंड 2.5 मंथ्स शायद लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंडमान आज तक की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।